प्रोविजंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट आपको ये प्रोविजंस अप्लाई करने हैं। फर्स्ट क्या था कि भैया प्रॉफिट और लॉस क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा, ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे ना उनकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेंगे। ड्राइंग पे फर्म इंटरेस्ट लेगी तो फर्म भी इंटरेस्ट नहीं ले सकती है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, जो लोन देगा पार्टनर उस पे 6% का ब्याज फर्म देगी। रेमुनरेशन टू पार्टनर, पार्टनर को रेमुनरेशन भी नहीं मिलेगा, मतलब ना तो कोई सैलरी मिलेगी ना कोई कमीशन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में तो क्लियर बोला है कि भैया नया पार्टनर सभी पार्टनर की सहमति से ही एडमिट कर सकते हैं। नया पर्सन एज ए पार्टनर हम सभी पार्टनर की सहमति से ही एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19। अच्छा, एक और चीज जो प्रपोज्ड स्कीम में हो रही है वो ये हो रही है कि हम इंटरनेशनल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के इंस्टीट्यूट है उनके कोर्स के इक्वल हमारा कोर्स करना है, तो हमारी अपॉर्चुनिटी इन इंटरनेशनल मार्केट और ज़्यादा। वैसे भी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ACCA और जो अदर कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट के, उससे बहुत ऊपर है अपन वैसे भी, बट फिर भी हमारी और वैल्यू बढ़ जाएगी इन इंटरनेशनल मार्केट। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने वाली है, ये सबसे अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब और कुछ प्रोविजंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो बोले हैं, फर्स्ट प्रोविजन है इफ ऑल पार्टनर एग्री ए माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। हमने जब पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी तो वहां पे ये देखा कि भैया ओनली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पर्सन ही पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में माइनर तो आउट हो गया था, है ना, तो उसको ओवर रूल कर दिया लॉ ने। जरूरी थोड़ी है उस लॉ की डेफिनेशन हमने ली, बट हम ओवर रूल तो कर सकते हैं ना। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में खुद में ही लिख दिया, तो अब वो चीज ओवर रूल हो गई है। बट यहाँ पे एक चीज और लिख दी है कि भैया ओनली फॉर द बेनिफिट, तो माइनर को पार्टनर एडमिट किया जा सकता है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एडमिट किया जा सकता है। माइनर मिलके पार्टनरशिप नहीं बना सकते। पता लगा चार माइनर है और चारों ने मिलके पार्टनरशिप कर ली, एग्रीमेंट ही नहीं होगा ना। तो यहाँ पे नई पार्टनरशिप नहीं बन सकती माइनर्स के बीच में। बट हाँ, अगर कोई माइनर को एडमिट करना चाहे पार्टनर तो बना सकता है। ये इसलिए कि भैया कोई किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी लीगल ईयर बच्चे ही है और बच्चे छोटे हैं तो उसको क्या करें, है ना, तो माइनर को एडमिट कर सकते हैं ओनली फॉर द बेनिफिट्स। सेकंड, ए पर्सन में बी एडमिटेड एज ए पार्टनर ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एक्सिस्टिंग पार्टनर और इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। या तो सभी पार्टनर के एग्रीमेंट होगा तो, या फिर एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है वैसा। एग्रीमेंट में कैसे लिखा हुआ है कि मान लो आपने जब पार्टनरशिप डीड बनाई थी तभी आपने लिख दिया था कि भैया मिस्टर ए कैन एडमिट हिज वाइफ आफ्टर 2 ईयर ऑफ बिजनेस या आफ्टर 2 ईयर ऑफ पार्टनरशिप। तो मिस्टर ए अपनी वाइफ को एज ए पार्टनर ला सकते हैं। इसमें सभी पार्टनर कंसेंट पहले ही दे रहे हैं, एग्रीमेंट में ही लिख दिया ना। तो फिर बाद में 2 साल या फिर ऐसे ही पहले ही लिख दे कि भैया मिस्टर ए की वाइफ 2 साल बाद पार्टनर बनेगी और वो इतनी कैपिटल लेके आएगी। तो यहाँ पे फिर सभी पार्टनर की कंसेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट में आपने खुद ही लिख दिया है। तो बाद में 2 साल बाद वापस से कंसेंट की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो डीड में लिखा गया है। तो पार्टनरशिप में पार्टनर बन जाएगी। ए पार्टनर में रिटायर फ्रॉम फर्म ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर और इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। देखो, या तो एग्रीमेंट में ध्यान रखना, पार्टनर ऐसे रिटायर नहीं हो सकता। एक चीज ध्यान रखना, पार्टनर अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है, अगर डीड में आपने ये लिख दिया है कि भैया कोई भी पर्सन अगर रिटायर होना चाहता है फ्रॉम पार्टनरशिप तो वो 3 महीने का नोटिस देके हो सकता है। तो एग्रीमेंट में लिख दिया तो वो 3 महीने पहले नोटिस दे दे और रिटायर होता है। बट एग्रीमेंट में कुछ लिखा ही नहीं रिटायरमेंट के लिए, तो उस केस में जो पार्टनर है वो सभी पार्टनर मानेंगे तो ही रिटायर हो पाएगा, खुद की मर्जी से नहीं हो पाएगा। मतलब एडमिशन भी खुद की मर्जी से नहीं कर सकता कोई किसी को, और रिटायरमेंट भी खुद की मर्जी से नहीं कर सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन जो है पार्टनरशिप एक्ट में ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टनर इन पार्टनरशिप डीड ए फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है कि डेथ पे क्या होगा फर्म का,
तो फिर उस केस में उस फर्म को डिसॉल्व माना जाएगा एक्ट के हिसाब से। मतलब ये एक्ट के रूल्स है बेटा, आप समझो। मतलब कि अगर डीड में सब में एक ही चीज लिखी हुई है, फर्स्ट पॉइंट को छोड़ के सभी पॉइंट्स में एक ही चीज लिखी हुई है, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ में देखो कि भैया इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट हो सकता है या तो मतलब कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर जो एक्ट में बोला है वो होगा। जैसे पार्टनर को एडमिट करना है, पर्सन को एडमिट करना है एज ए पार्टनर, तो भी सभी पार्टनर की कंसेंट होना जरूरी है। फिर रिटायर करना है तो भी सभी पार्टनर की कंसेंट होना जरूरी है। और अगर डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व्ड मानी जाती है। डिसॉल्व मतलब खत्म, ठीक है। अब लाइबिलिटीज, कल हमने राइट्स ऑफ पार्टनर पढ़े थे, राइट्स ऑफ पार्टनर पढ़े थे, ऐसे लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर क्या होगी? तो सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, एक तो जो पार्टनर है वो पार्टनरशिप के कंपटीशन में बिजनेस नहीं कर सकता है, ऑब्वियसली क्यों करें। फिर ऐसे तो ये हो जाएगा कि हमारे यहाँ के कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी उसके पास है और वो उनके साथ ही वहां पे धंधा कर रहा है सोल प्रोप्राइटर। तो इफ पार्टनर कैरीज ऑन बिजनेस इन कंपटीशन विद द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट। अच्छा, लेकिन अदर पार्टनर कंसेंट दे दे तो कर ले। ऐसा हो सकता है ना कि अगर सभी पार्टनर कंसेंट दे दे तो कर सकता है, बट अगर वो करता है और उस बिजनेस से उसे कोई मुनाफा होता है, चाहे वो खुद के पैसों से कर रहा हो बिजनेस कंपटीशन में, बट अदर पार्टनर कंसेंटेड नहीं है, तो उस बिजनेस से जो भी मुनाफा होगा ना वो उसे वापस से किसे देना पड़ेगा? ठीक है। However, losses incurred if any are borne by him alone. अच्छा, उस बिजनेस में अगर लॉस हो जाता है तो फर्म थोड़ी बोलेगी मैं दूंगी, फर्म ओनली प्रॉफिट के लिए बोलेगी कि यार तूने कंपटीशन किया विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, तो जो भी मुनाफा हुआ ना वो भी तुझे देना पड़ेगा। लॉस हुआ तो वो खुद बियर करेगा। ऐसे ही अगर फर्म का कोई असेट यूज करके, मान लो उसने पर्सनली यूज किया उस असेट को विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, और उस असेट से उसे मुनाफा हो जाता है, तो उस असेट के मुनाफे का पार्ट भी उसे फर्म को देना पड़ेगा। लेकिन मान लो असेट ले गया और असेट ही खराब हो गए तो सुधार के उसको उसके पैसों से ही देना पड़ेगा, उसमें फर्म जवाबदार नहीं होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए पार्टनर गेट्स कमीशन फ्रॉम द बायर ऑफ गुड्स ऑन गुड्स सोल्ड बाय द फर्म, द कमीशन सो अर्न शेल बी पेड टू द फर्म। जो कमीशन उसे मिला है ना वो किसको पे करेगा वापस? ठीक है। तो अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इसमें क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के। 4 मार्क्स मतलब इस टॉपिक के क्वेश्चंस 4 मार्क्स में आ सकते हैं, आने की संभावना सीए वालों के लिए तो है ही, तुम्हारे हैं 12th में आएंगे क्वेश्चन ऐसे, है ना। अभी जो तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम होगा अगर पार्टनरशिप आ रहा है उसमें तो आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। 12th की 0% है बट नॉलेज होना चाहिए। रीजन ये यूज आगे आने वाले, डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दे देंगे आपको आगे बहुत सारे, देखते हैं कैसे। तो अमर, ललित और चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डील। अब भैया यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है आपको? नीचे क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ विल बी द अबाउ इश्यूज रिजॉल्व, हाउ विल बी द अबाउ इश्यूज रिजॉल्व, कि ये इश्यूज को आप कैसे रिजॉल्व करोगे। तो फर्स्ट इश्यू क्या है? अमर had invested more capital than सलोनी, तू आंसर देगी, more capital than other partners and asked for interest on capital at the rate of 10%, but Lalit and Charu do not agree with him. सलोनी क्या होगा? मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, दिख रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया पार्टनरशिप डीड नहीं है और अमर ने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया अदर पार्टनर से, तो अमर बोल रहा है मुझे, मतलब अपन तो एक काम करते हैं कैपिटल पे इंटरेस्ट ले लेते हैं, ऑब्वियसली सभी को मिलेगा इंटरेस्ट तो, बट क्या अमर सही है? क्या सही है? नेक्स्ट, क्यों नहीं है? सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे अमर को, उसने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किए तो। अभिनव देंगे? हाँ अमन, क्यों देंगे? क्यों नहीं देंगे? आदत नहीं आए, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तो आंसर कैसे लिखेंगे सोनू?
present, then and in the partner and in the provisions of the partnership deed, when and in the provisions when partnership is not present, it is said that the interest to capital is not allowed and not paid to any partner. क्या भाई कहाँ हो तुम? अभी तो पढ़ा था कि अगर इन केस पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, देन देयर इज नो इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल. 5 पॉइंट्स पढ़े थे ना. प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करेंगे, सैलरी रेम्युनरेशन कमीशन नहीं देंगे. वो उसने बोल दिया, हमने मान लिया है. यहाँ पे क्वेश्चन था कि आपको बताना है दे कि नहीं दे. वो बोल रहा है इसलिए देंगे सर हम तो द पार्टनर डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड. Therefore, the provisions of Indian Partnership Act 1932 will apply to resolve the matters. Interest on capital is not to be allowed to partner. Therefore, Amar will not be allowed interest on capital. आंसर ऐसे ड्राफ्ट करना है भाई, फॉर्म में ध्यान रखना. सेकंड, ललित devotes more time in handling the business and demands a salary of 5,000 per month, but Amar and Charu do not agree with him. क्या बोलेंगे? अमन पीछे सलोनी और देंगे क्या बेटा? कंचन क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे कंचन? ऋषिका आंसर बोल. हाँ तो आंसर वही लिखना है वापस से कि द पार्टनर डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड सो दैट द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई. और वहां पे क्या बोला है भैया? रेम्युनरेशन नहीं देंगे. तो आंसर लिख के आना पड़ेगा ना. थर्ड, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. ऋषिका क्या करेंगे? उसने एक लोन दिया है, उस पर इंटरेस्ट मांग रही हो. 6% देंगे तो है, बट मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेबल एट द रेट ऑफ 6%. देयरफॉर चारू विल गेट इंटरेस्ट ऑफ 3,000. कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 50,000 का 6%, 3,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा. Amar withdrew 10,000 from time to time for his personal use. Lalit and Charu demand that interest on drawing be charged from him. अमर ने 10,000 रुपए टाइम टू टाइम फर्म से लिए टोटल. ललित और चारू बोल रहे हैं कि इससे इंटरेस्ट लेंगे. ले सकते हैं क्या? Profit for the year before the above claims was 50,000. Amar demands profit to be distributed in capital ratio. इक्वल रेशियो में होगा क्योंकि डीड नहीं है. ललित wants to introduce his son इंदर एज ए पार्टनर. चारू ऑब्जेक्ट टू दिस प्रपोजल. कर पाएंगे क्या आप उसे पार्टनर में? क्योंकि सभी पार्टनर के कंसेंट नहीं है. इज दैट क्लियर? है ना. तो कुछ क्वेश्चंस और है जो मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको. प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन का हिंदी अनुवाद करें तो क्या होगा? बांटना, है ना. किसी भी चीज को प्रॉपर वे में डिवाइडेशन करना उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन. उसको बिल्कुल हिंदी अनुवाद में अगर पढ़े तो ये होगा, मुझे भी नहीं आता, विनियोग या एप्लीकेशन बोल सकते हैं उसे. मतलब कि जो भी प्रॉफिट है उसे कैसे अप्लाई करे, पार्टनर्स को कैसे दे, उसे बोल सकते हैं. या हमारी सिंपल भाषा में बांटना. तो प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटे एक प्रॉपर वे में, उसे बोलेंगे एप्रोप्रिएशन, जिससे कि किसी का इंटरेस्ट हार्म ना हो. तो अब बेटा प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन सोल प्रोप्राइटर में दिक्कत थी नहीं. क्यों? क्योंकि वहां पे ओनर ही एक ही था. जो भी मुनाफा था उस अकेले का था. तो उस मुनाफे को वो मुनाफा ही बोल दिया करते थे, है ना. बट पार्टनरशिप के केस में प्रॉफिट को बांटने के अलग अलग तरीके हैं, है ना. जैसे कोई पार्टनर अगर नॉन वर्किंग है और एक पार्टनर वर्किंग है, तो वर्किंग पार्टनर बोलेगा प्रॉफिट में से पहले मुझे मेरा प्रॉफिट दो जो मुझे ज्यादा मिलेगा वर्क करने के कारण, मतलब मुझे सैलरी दो.
सेकंड, जिस पार्टनर जो नॉन वर्किंग है उसने कैपिटल ज्यादा लगा रखी है तो वो बोलेगा यार कैपिटल पे भी एक बेसिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मिलनी चाहिए, वो मैं ले लेता हूँ। या सभी कैपिटल तो सभी जिसने लगा रखी है उस सबको मिलेगा, लेकिन जिसने ज्यादा लगा रखी है उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो प्रॉफिट को बांटने के अलग अलग नाम दिए गए। किसी ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला उसे, किसी ने सैलरी और रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स बोला उसे, है ना। ऐसे ही कमीशन बोल सकते हैं, कमीशन टू पार्टनर, ये अप्रोप्रिएशन है। तो अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट को बांटना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म तो पे कर रही है ना, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है, तो ये खर्चा क्यों नहीं है? देखो खर्चे और अप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कि खर्चा और अप्रोप्रिएशन is not a charge against profit. अब ये चीजें क्या, ये क्या पढ़ने वाले हैं हम, ध्यान देना भैया। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस जो हम P&L में डेबिट करते हैं, जो हम कहाँ डेबिट करते हैं, मतलब हम नेट प्रॉफिट निकालते टाइम खर्चे को माइनस करते हैं। अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट निकालने के बाद माइनस होता है। दूसरी चीज, एप्रोप्रिएशन तभी दिया जाता है जब मुनाफा हो, खर्चा तब भी दिया जाएगा तब मुनाफा, मतलब एक्सपेंस तो लीगली पे करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन पे नहीं करना पड़ेगा अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो, ठीक है। एप्रोप्रिएशन भले नाम कुछ भी बोल दो, एप्रोप्रिएशन का सिंपल अगर हम हमारी भाषा में समझे तो वो पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट, वो पैसा जो हम पार्टनर को दे रहे हैं पार्टनर होने के कारण, वो पैसा जो हम पार्टनर को दे रहे हैं पार्टनर होने के कारण क्या क्या देते हैं हम, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो पार्टनर है तभी दे रहे हैं, क्योंकि कैपिटल तो तभी होगी ना जब वो पार्टनर होगा। सैलरी और रेम्युनरेशन टू पार्टनर, अच्छा अगर वो सोल प्रोप्राइटर भी होता तो भी वर्क तो करता ना, तब वो खुद को सैलरी दे सकता था क्या? तो एक तरह से अगर पार्टनरशिप में भी ऐसे ही हो रहा है ना, ओनर खुद को सैलरी दे रहा है, तो क्या ये खर्चा माना जाएगा क्या? क्योंकि ओनर होने का एक रीजन ये भी है कि वो ओनर इसलिए बनता है कि वो उसका कैपिटल और उसका लेबर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो खुद को सैलरी थोड़ी दे सकता है। मतलब उसको जो सैलरी हम दे रहे हैं उसे खर्चा कैसे माने? क्योंकि ओनर बना है, एम्प्लॉय नहीं बना है, तो ओनर तो वर्क करना ही पड़ेगा। तो इसलिए सैलरी टू पार्टनर इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एप्रोप्रिएशन, ठीक है। देन कमीशन टू पार्टनर, वो भी ओनर होने के कारण है। अच्छा लेकिन कमीशन टू एम्प्लॉय खर्चा है ना, सैलरी टू एम्प्लॉय खर्चा है, बट सैलरी टू पार्टनर एप्रोप्रिएशन। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहां डेबिट होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहां डेबिट होता है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहां डेबिट होगा? अब लेकिन मान लो आपने पार्टनर को रेंट पे किया, क्यों? क्योंकि उसने फर्म को बिल्डिंग किराए पे दे रखी है। फर्म को बिल्डिंग, क्या ये पार्टनर होने के कारण रेंट पे किया या फिर बिल्डिंग उसने जो किराए पे दी उसके कारण उसको रेंट पे किया हमने? तो इसे खर्चा मानू या अप्रोप्रिएशन मानू? तो यहां पे ध्यान रखना, एग्जांपल्स क्या है? रेंट टू पार्टनर क्या है? खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है फर्म को, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो लोन दे रखा है, कैपिटल नहीं है। लोन तो उधारी होता है ना,
तो चाहे खर्चा, चाहे मुनाफा हो चाहे नुकसान हो, फर्म को देना पड़ेगा। रेंट भी चाहे मुनाफा हो चाहे नुकसान हो, रेंट भी देना पड़ेगा। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, ध्यान दे रखना, सैलरी टू एम्प्लॉय तो खर्चा ही है। सैलरी टू एम्प्लॉय आ जाए तो ऐसा मत कर देना P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट कर दो, उसे P&L में ही डेबिट करना है। कमीशन टू पार्टनर, और रेम्यूनरेशन भी बोल दो तो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। ये सभी क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन। ड्राइंग तो कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम, लेकिन इनकम कौन सी? P&L अप्रोप्रिएशन की इनकम, ना कि P&L की इनकम। मतलब ये कहाँ क्रेडिट हो जाएगी? P&L अप्रोप्रिएशन। नॉर्मल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर हुआ तो वो तो P&L में क्रेडिट होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप P&L अप्रोप्रिएशन में ले जा रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आय कैसे मान सकते हो बिजनेस की? ठीक है। अच्छा, जब बैंक लोन देता है ना तो पार्टनरशिप का P&L देखता है, नॉट P&L अप्रोप्रिएशन, क्योंकि एक्चुअल नेट प्रॉफिट फर्म को कितना हुआ बैंक ये देखता है, बांटा किसको कितना उसको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ये तब भी देना पड़ेगा जब हमें क्या हो? लॉस हो। मतलब ये तब भी देना पड़ेगा जब फर्म को लॉस हो, लेकिन पेएबल ओनली इन, या पेएबल ओनली इन केस ऑफ ठीक है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट समझ में आएगा? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ध्यान रखना एप्रोप्रिएशन होने से पहले होता है। मतलब ये सारे खर्चे कब होंगे? चार्ज बिफोर एप्रोप्रिएशन, चार्ज बिफोर और ये चार्ज्ड आफ्टर ऑल। ठीक है। तो दीज, अच्छा ये डिफरेंस है, अब आपको समझ में आ गया होगा एक्सपेंस क्या होंगे और अप्रोप्रिएशन क्या होंगे। मतलब कौन से आइटम ऐसे हैं जो P&L में जाएंगे और कौन से आइटम ऐसे हैं जो अप्रोप्रिएशन में जाएंगे। ठीक है। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सोल प्रोप्राइटर के केस में ओनली सिंगल कैपिटल अकाउंट बना करता था, क्यों? क्योंकि ओनर ही एक ही था। बट यहाँ पे ओनर क्या है? मल्टीपल है, मतलब 2 और मोर है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी क्या होंगे? 2 या 2 से ज्यादा। तो पार्टनर्स कैपिटल, अब बेटा मुझे ये बताओ, कैपिटल अकाउंट जो हम बनाते हैं, सोल प्रोप्राइटर का भी कैपिटल अकाउंट हम अगर बनाते हैं तो जो भी मुनाफा होता है वो सोल प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देते हैं? क्रेडिट, मतलब प्लस कर देते हैं कैपिटल में, और लॉस होता है तो लेस कर देते हैं, डेबिट कर देता है।
ड्रॉइंग है तो डेबिट, एडिशनल कैपिटल लाया तो ऐड हो जाएगी। मतलब सब चीज़ें कैपिटल में ऐड कर देते हैं, जो भी आ रही है या जो भी मुनाफा हो रहा है और जो भी वो लेके जा रहा है या लॉस हुआ तो उसे लेस कर देता है, यही करते हैं। अच्छा, अल्टीमेटली अगर 10 साल बाद मैं अगर पूछूं कि ओरिजिनली सोल प्रोप्राइटर ने खुद के पैसे कितने लगाए, क्योंकि बीच बीच में भी वो लाया होगा, तो ये आप बता पाओगे क्या? नहीं लगा सकते। तो पार्टनर्स के केस में भी ऐसे ही है। पार्टनरशिप में भी अगर हम बात करें तो पार्टनर्स के कैपिटल में भी तो ऐसे ही होगा कि यार जो भी हम मुनाफा कमा रहे हैं वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऐड होता जाएगा। अच्छा, उनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो भी कैपिटल अकाउंट में ही ऐड होगा। उन्हें जो सैलरी रेम्यूनरेशन मिल रहा है, अच्छा ये सब प्रॉफिट के ही अलग अलग नाम दे दिए हमने, पर ये तो प्रॉफिट ही ना। तो प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है? कैपिटल अकाउंट में। और ड्रॉइंग अगर किए तो कहाँ लेस होगी? कैपिटल अकाउंट में। एडिशनल कैपिटल लाया अगर कोई पार्टनर तो वो भी कहाँ ऐड हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। अब ओरिजिनली वो कितना लाया है ये आइडेंटिटी हम 2, 5, 10 साल बाद या तो हमें वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर हम शुरू से ही ऐसे अकाउंटिंग करें जिससे कि जो ओरिजिनल कैपिटल वो लेकर के आ रहा है वो अलग ही अकाउंट में दिखते जाए और जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को हम एटलेस करते हैं वो एक अलग अकाउंट में चलते जाए। क्योंकि एक चीज समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब मान लो फर्स्ट ईयर में एक ही कैपिटल थी, 0 ईयर पे वो 1 लाख रुपए लेके आया, मतलब जब स्टार्ट हुई फर्म वो कितने रुपए लेके आया? फर्स्ट ईयर में उसे मुनाफा हुआ और उसे फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट भी मिला और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला। प्रॉफिट मिला उसे 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला उसे 5,000। उसकी कैपिटल फर्स्ट ईयर के एंड पे कितनी हो गई? 1,25,000। सेकेंड ईयर पे उसे इंटरेस्ट देना है। मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट उसने जो कैपिटल लगाई थी उस पे देना चाहिए या फिर इस वाली कैपिटल पे? अभी अगर हम बात करें तो 1,25 पे लेगा। और अगर हम ऐसे देखें तो वो कितनी कैपिटल लेके आया था? 1 लाख। 1,25,000 तो फर्म ने दी है ना उसको, तो ब्याज फर्म उस पर क्यों देगी? तो यहाँ पे एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो ये 1,25,000 पे ब्याज देना पड़ेगा, और अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो आपको ओनली 1 लाख पे ब्याज देना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 तरीके हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तक दूसरी चीज, अगर किसी पार्टनर ने कितना लगाया है ये निकालना है तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट हो जाएगा। तो फिक्स्ड कैपिटल के मेथड में एक तो होगा कैपिटल अकाउंट और एक होगा करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा? ये कौन सी मेथड में? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना होगा ये, और करंट अकाउंट का बैलेंस कितना चलेगा? तो ब्याज किस पे देंगे? कैपिटल पे देंगे, लेकिन वो ब्याज ऐड कहाँ होगा? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ऐड नहीं होगा। और अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो बैलेंस कौन सा चलेगा हमारा? ओनली एक ही अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो कैपिटल अकाउंट में ओनली 2 ट्रांजैक्शन जाएंगे। एक तो जो वो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, मान लो सेकेंड ईयर में वो एडिशनल कैपिटल लेके आया 1 लाख की ओर, वो एडिशनल कैपिटल कितनी लेके आया? 1 लाख की कैपिटल और लेके आया। सेकेंड ईयर में उसे इंटरेस्ट मिला 10,000 मान लो, और प्रॉफिट मिला उसे 50,000।
तो अभी हमारी कैपिटल थी 125 प्लस 1 225 प्लस 60 270 85। तो अगर हम अब यहां पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो हमारे कैपिटल का बैलेंस कितना हो जाएगा? एक ही चीज चलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, अभी मैं इंटरेस्ट पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूं किस पे दिया होगा, बट हाँ अगर हम यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 1 लाख पहले कैपिटल थी, 1 लाख होल्ड लेके आया है तो कैपिटल का बैलेंस कितना चलेगा? और करंट अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस कितना चलेगा? पहले कितना मुनाफा था? 25 प्लस इस साल कितना मुनाफा मिला तो कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है क्या? तो अगर अब मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूं कि भैया ओरिजिनल कितनी कैपिटल लगाई है? 2 लाख। और फर्म से कितना कमाया है उसने? करंट अकाउंट में वो बैलेंस चलेगा। ठीक है, इसलिए ये मेथड्स को अलग अलग किया गया। जनरली तो फ्लक्चुएटिंग ही सब फॉलो करते हैं मार्केट में, बट अगर कोई चाहे तो फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर सकता है। इज दैट क्लियर? अब मान लो थर्ड ईयर में वापस से, थर्ड ईयर में मान लो पार्टनर ए, अब ड्राइंग भी 2 तरह की होगी अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हो। इवन हर केस में 2 होगी, ड्राइंग 2 होती है समझो। एक तो वो जो प्रॉफिट के एंटीसिपेशन में कर रहा है, प्रॉफिट के, देखो प्रॉफिट कब डिटरमाइन होगा? जब ईयर एंड पे हम ट्रेडिंग P&L बनाएंगे। फर्म का प्रॉफिट तो तभी अच्छा फर्स्ट डे 1 अप्रैल को ही मैं बोल दूं मेरे को तो पिछले साल 2 लाख का मुनाफा हुआ था तो इस बार तो 3 लाख का ही होगा, हमने तो फाइनल कर दिया और आज ही 3 लाख बांट लेते हैं यार, ईयर एंड पे जो होगा देखेंगे। फर्म की कैपिटल से ले जाओगे पैसा, है ना? तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन तो एंड पे ही होता है, लेकिन पार्टनर खुद के पर्सनल एक्सपेंस करने के लिए कुछ पैसा तो ले जाएगा ना, घर खर्च के लिए। तो इन द एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट जो वो ड्राइंग कर रहा है उसे हम बोलते हैं ड्राइंग, उसे हम बस क्या बोलेंगे? मतलब ड्राइंग लिखा हुआ है तो इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो पैसा जो फर्म का है अभी लेकिन पार्टनर लेंगे, वो पैसा जो फर्म का है अभी लेकिन कौन लेगा? ठीक है। और दूसरी ड्राइंग होगी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, प्रॉफिट होनी हो मैं तो मेरी कैपिटल लेके जा रहा हूं क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कहां से माइनस होगी? अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हो सुनो, तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कैपिटल अकाउंट से माइनस होगी और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करंट अकाउंट से माइनस होगी। कहां से माइनस होगी? समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? दूसरा चीज, अब बात करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते टाइम, मान लो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कर ली थी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते टाइम ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को माइनस करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे चार्ज होगा, क्योंकि वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट था फर्म का, और फर्म का पैसा आप ले गए तो फर्म क्या बोलेगी? मुझे इंटरेस्ट दो। लेकिन हाँ, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम एडजस्ट नहीं करना, क्योंकि उस पर हम अलग से इंटरेस्ट ले रहे हैं। और दूसरी चीज, वो फर्म का प्रॉफिट लेके जा रहा है तो फर्म उसी पे इंटरेस्ट ले सकती है। जो ड्राइंग वो खुद के पैसों से करके जा रहा है उस पे फर्म इंटरेस्ट ले सकती है क्या? तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पे ना तो इंटरेस्ट लेंगे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब मान लो ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की फर्स्ट अप्रैल 2021 को, थर्ड ईयर है हमारा, 1 अप्रैल 2021 है ना। हमारा जो 0 ईयर था वो स्टार्ट हो रहा है मान लो 1 अक्टूबर
1 अप्रैल 19। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था आपको एट द रेट ऑफ 10%। ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2020, ठीक है। आपने इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का 10,000 चार्ज किया, मान लो मैंने अभी ऐसे ही लिख दिया था। अब थर्ड ईयर पे आ जाता है। थर्ड ईयर हमारा 31 मार्च 2021 को खत्म हुआ और आपने 1 अप्रैल को ही ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल कर दी 50,000 की, है ना। फिर ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट आपने कर दिया 1 अक्टूबर 2021 को 10,000 रुपए। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और प्रॉफिट देना है। तो ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब यहां पे 2 बातें होंगी, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो ओनली कैपिटल के पार्ट पे देना है। तो यहां पे कैपिटल कितनी बन रही है, यहां पे कैपिटल कितनी बन रही है, 2 लाख पहले की थी। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे 50,000 ले गया हो तो बची कितनी, तो यहां पे ध्यान देना, फिक्स्ड कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, फिक्स्ड कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 1 लाख 1,50,000 का पूरे साल का। 50,000 पहले फर्स्ट दिन ही ले गया तो उस पर ब्याज देंगे क्या, 15,000। लेकिन अगर यहीं पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता तो यहां पे कैपिटल कितनी हो जाती, तो कैपिटल फॉर कैपिटल तो बेटा फाइनल बाद में पता चलेगी क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड होगा उस केस में। देखो फिक्स्ड में तो डायरेक्ट निकाल ली क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में तो एडलेस होगा ही नहीं, होगा कहाँ, करंट अकाउंट में। बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कौन सी कैपिटल पे चार्ज होगी, तो कैपिटल में नीचे निकाल रहा हूं, हमारी कैपिटल थी 2,85,000, कितनी थी, कैपिटल थी हमारी 2,85,000। ओपनिंग कैपिटल हमारी थी 2 लाख। हमने ड्यूरिंग द ईयर कितनी ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल की, कितनी की, अच्छा ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल का एडजस्टमेंट तो इसमें भी होगा क्योंकि इंटरेस्ट तो उस पर भी नहीं देना है हमें। 2 लाख कितना बचा, तो इंटरेस्ट कितने पे देंगे, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस ही नहीं किया यहाँ, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस ही नहीं किया क्योंकि वो प्रॉफिट के एंटीसिपेशन में ड्राइंग की है, कैपिटल में से ड्राइंग नहीं की है। तो हमारी इफेक्टिव कैपिटल 2 पे किस थी पूरे साल भर, उस पे 10%, मतलब कि हम कितना ब्याज देंगे, आ रहा है समझ में, है ना। तो यहाँ पे अब हम दोनों अलग अलग कैपिटल निकालेंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस कितना होगा यहाँ पे, तो भैया पहले कितना चल रहा था करंट, अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मान लो, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ फर्म था 2 लाख, मान लो प्रॉफिट का 2 लाख का प्रॉफिट था, मान लो 2 पार्टनर है 1/2 शेयर करते हैं तो दोनों का इंटरेस्ट बन रहा था, मान लो फिक्स्ड में 30,000, फिक्स्ड में अगर 30,000 बन रहा है, चलो अभी मैं प्रॉफिट लिख ही नहीं रहा हूँ, प्रॉफिट की बात अभी अपन करते ही नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको। तो यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा, करंट अकाउंट का यहाँ पे जो बैलेंस होगा वो हो जाएगा हमारा 85 प्लस 15, प्रॉफिट अभी नहीं दे रहे हम, तो कितना हो जाएगा 90,000।
और यहाँ पे ओनली कैपिटल का बैलेंस चलेगा, यहाँ पे ओनली कैपिटल का बैलेंस चलेगा हमारा। और कैपिटल का बैलेंस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक और गलती कर रहे हैं हम, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी तो माइनस होगी करंट अकाउंट से, तो ये हो जाएगा, वो मैंने माइंड में वही कैलकुलेशन की थी, ऊपर माइनस ही नहीं किया। यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी माइनस होगी। यहाँ पे जो कैपिटल निकलेगी उसमें 235, अच्छा ध्यान देना फ्लक्चुएटिंग में तो सभी एक ही जगह ऐड होते हैं और लेस होते हैं। 235 मतलब ये 50,000 माइनस करने के बाद की कैपिटल, 235 प्लस 23,500 माइनस 10,000, तो कितना हो जाएगा 248। तो अभी आपको पहले बस कॉन्सेप्ट समझना था कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती क्या है। अब हमने यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कल हम अच्छे से डिटेल में लिखेंगे, जस्ट मैंने आज एक ब्रीफ दिया है समझने के लिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है ये हमने समझा। उसके बाद हमने देखा कि भैया कैपिटल अकाउंट बनाने के भी दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर सकते हो और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर सकते हो। फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनेंगे कैपिटल के, एक ही पार्टनर के 2 अकाउंट, 4 पार्टनर है तो 8 अकाउंट, 2 पार्टनर है तो 4 अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट होगा और एक करंट अकाउंट होगा। फ्लक्चुएटिंग में कोई डिफरेंस नहीं, ओनली कैपिटल अकाउंट होगा। फ्लक्चुएटिंग में सभी चीजें एक ही अकाउंट में एडलेस हो जाती है। फिक्स्ड में जो एवरी ईयर ट्रांजेक्शंस होते हैं प्रॉफिट से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड, ड्राइंग मतलब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट से रिलेटेड, वो करंट अकाउंट में जाते हैं। कैपिटल अकाउंट में ओनली 2 ऐड होते हैं और एक लेस होता है, एक चीज ऐड होती है, एक चीज ओनली आप एडिशनल कैपिटल लेके आए हो तो ऐड होगी, और एक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की है तो लेस होगी, ठीक है। कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग है तो उसमें तो सभी चीजें एडलेस हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है तो जनरली फिक्स्ड कैपिटल में तो फिक्स कैपिटल में जो कैपिटल अकाउंट होता है उसी पे देंगे, करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट। फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल का जो बैलेंस होगा उस पे इंटरेस्ट देना है, लेकिन उसमें भी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का एडजस्टमेंट तो होगा, ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? बोलो यार, कोई डाउट है क्या इसमें? कल पढ़ेंगे इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे कल, जिससे और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। ओके, 12th वालों की छुट्टी।